प्रेरणा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्णा देवांगन आज आपको सीजीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षा जैसे एसीएफ रेंजर की राज्य वन सेवा परीक्षा, सीजीपीएससी प्रीलिम्स, इस व्यापम की परीक्षाएं और जिसमें आपके सी टेट और टेट के भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर होता है, उस पर आज हम बात करेंगे, जो कि है पर्यावरण। पर्यावरण का वह हिस्सा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है वो है बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता। तो आज की क्लास में हम बायोडायवर्सिटी को पढ़ेंगे। जैव विविधता, तो जीवों में जो पाए जाने वाली विविधता है उसे जैव विविधता कहते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, खुद मनुष्य में भी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां होती है ना। एक आवास स्थल की बात करें जहां हम रहते हैं, वहां कई प्रकार के जीव रहते हैं, मनुष्य के साथ साथ कुत्ते, गाय, पादप, वो भी विभिन्न प्रकार के पौधे, जैसे छोटे पौधे, बड़े पौधे, वृक्ष, सभी चीजें जो रहती है। और ये परिस्थितिकी के अनुसार से, पर्यावरण के अनुसार से जलवायु, अक्षांशीय दशाएं और विभिन्न अलग अलग दशाओं में इनमें परिवर्तन होता रहता है। और वही अंतर, ठीक है, वही अंतर को हम जैव विविधता कहते हैं सामान्य भाषा में। ठीक है, जीवों में विविधता पाई जाती है, इसके संबंध में सबसे पहले जीव विविधता शब्द आया था, है ना। जीव विविधता, जीव विविधता क्या होता है? तो जीवों में अलग अलग प्रकार के प्रजातियां पाई जाती है जो कि उनमें आनुवंशिक और स्थानीय आधार पर अंतर करती है। रेमंड दासमान ने सबसे पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवों में विविधता या जीव विविधता शब्द का प्रयोग किया था रेमंड दासमान ने। इसके पश्चात जैव विविधता शब्द आई, जैव विविधता, ठीक है, या बायोडायवर्सिटी। ठीक, वाल्टर रोजेन नाम के एक पर्यावरणविद थे, एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि जीवों में कई प्रकार की प्रजातियां होती है, फ्लोरा और फौना, है ना, जंतु और पादप समूह को बताया, और उनमें भी हर समूह में अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, वाल्टर जे रोजेन ने सबसे पहले बताया। तो इसी काम के लिए जैव विविधता शब्द का पहला प्रयोग, शब्द का प्रथम प्रयोग या जैव विविधता शब्द की रचना किसने की, है ना। ठीक है, इस बायोडायवर्सिटी, हु इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ड बायोडायवर्सिटी, देन यू हैव टू टेक वाल्टर रोजेन। ठीक है, वाल्टर रोजेन ने जैव विविधता शब्द की रचना की, या प्रथम बार प्रयोग भी उन्होंने ही किया था। बाद में जैव विविधता एक बड़ा विषय हो गया और इसके संरक्षण के लिए भी कई सुझाव दिए गए अलग अलग थिंकर्स के द्वारा, पर्यावरणविद के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, तो इस पर ई.ओ. विल्सन एक हुए। ये ई.ओ. विल्सन ने सबसे ज्यादा जैव विविधता के बारे में बताया है। जैव विविधता के बारे में किन्होंने सभी से ज्यादा बताया है वो है ई.ओ. विल्सन। That's why E.O. Wilson is called as father of biodiversity. ठीक है, father of biodiversity या जैव विविधता के जनक, जैव विविधता के जनक कहे जाते हैं ई.ओ. विल्सन। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा बात था कि जैव विविधता होती क्या है। विश्व के विभिन्न प्रजातियों में पाए जाने वाली विभिन्नता, विषमता और प्रजातीय विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, सबसे पहले जीवों में विविधता या जीव विविधता शब्द आया जिसे रेमंड दासमान ने दिया था। उसके पश्चात जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग किया या जैव विविधता शब्द की रचना की आपके वाल्टर जे रोजेन ने। ठीक, बाद में जैव विविधता के बारे में सबसे ज्यादा बताया ई.ओ. विल्सन को, जिन्हें जैव विविधता के जनक या फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, तो जैव विविधता के प्रकार, ठीक है, देखो जैव विविधता जो है तीन तरह से परिभाषित की जाती है और वही तीन इसके प्रकार होते हैं। पहला जो जैव विविधता है वो आनुवांशिक जैव विविधता है। ये तीन तरह के होते हैं, आनुवांशिक,
प्रजातीय, आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता, और तीसरा होता है आपकी पारिस्थितिक विविधता या पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता, है ना, पारिस्थितिक तंत्र में विविधता। देखो आनुवांशिक या जेनेटिक जो होता है, ठीक है, ये विविधता क्या होती है, एक ही प्रकार के जीवों में, किसी आवास स्थल में बहुत सारे जीव रहते हैं, लेकिन एक ही प्रकार के जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता और विषमता को आनुवांशिक विविधता कहते हैं। आनुवांशिक जैव विविधता से तात्पर्य समझे कि एक ही प्रकार की जो प्रजाति है, जैसे इंसान है, इंसान में भी कोई छोटे होता है, कोई बड़ा होता है, नाटा लंबा, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है ना, कोई किसी का आवाज अलग होता है। तो ये जो है क्षेत्रीय अलग अलग आधार पर एक ही प्रजाति में जो विविधता पाई जाती है वो आनुवांशिक जैव विविधता है। वही हम बात करें जब प्रजातीय जैव विविधता की, तो किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजातियों की विविधता को, किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजातियों की विविधता को प्रजातीय जैव विविधता कहते हैं। कैसे? आनुवांशिक जैव विविधता से कैसे भिन्न है? एक ही प्रकार के प्रजाति, अब ये देखिए एक प्रजाति हो गया, दो प्रजाति, 3, 4, 5, मान लो इस क्षेत्र में 5 प्रजाति है। अब एक ही प्रकार के प्रजाति में जो विभिन्नता है वो आनुवांशिक विभिन्नता है। वहीं जब एक क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के, एक क्षेत्र में जितनी प्रजातियां हैं उनमें जो विविधता पाई जाती है, उनमें जो अंतर पाया जाता है वो प्रजातीय विभिन्नता कहलाता है। और तीसरा चीज पारिस्थितिक तंत्र विविधता या पारिस्थितिकी विविधता क्या होती है? देखिए एक बड़े क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, इससे बड़ा क्षेत्र आ गया, ठीक है, अब इसमें क्या है, बहुत सारी प्रजातियां तो रहेगी, जबकि कई अलग अलग पारितंत्र यहाँ पे होंगे, अलग अलग आपके इकोसिस्टम्स होंगे। इस इकोसिस्टम के अंदर कई प्रजातियां होंगी और इन प्रजातियों के अंदर भी कई तरह के विभिन्नताएं होंगी। ठीक है, ये समझ आया? ये वाला जो हिस्सा ये एक है और उसके अंदर जो डॉट डॉट दिख रहा है वो आनुवांशिक विभिन्नता को दर्शाता है। ठीक है, तो पर्यावरणीय दशाओं के आधार पर अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र के जो विविधता होती है क्षेत्रीय आधार पर, तो एक बड़े क्षेत्र में अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों के बीच जो विभिन्नता और विषमता पाई जाती है वो पारिस्थितिक तंत्रीय विभिन्नता कहलाती है। ठीक है, विविधता शब्द आया तो इसके स्टैंडर्ड की खोज की गई, स्टैंडर्ड के बारे में सोचा गया कि इसका स्टैंडर्ड क्या होगा। तब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, आपको लिखना पड़ेगा ये नाम, पॉल विलियमसन। पॉल विलियमसन मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉल विलियमसन, इस पॉल विलियमसन ने सबसे पहले जैव विविधता के मापन की विधि बताई और कहा कि विविधता को 3 तरह से मापा जाए। किन किन 3 तरह से? एक अल्फा विविधता, दूसरा बीटा विविधता और तीसरा गामा विविधता। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करते चलते हैं। अल्फा विविधता क्या होती है, बीटा विविधता क्या होती है और गामा विविधता क्या होती है। ठीक, किसी एक क्षेत्र में, किसी छोटे क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजातियों की जो विविधता होती है ना, प्रजातियों की संख्या, एक क्षेत्र में कितनी प्रजातियां हैं, जैसे किसी एक छोटे पर्यावरण की या पारिस्थितिकी की बात करें तो इसमें कितने प्रकार की प्रजातियां हैं, उनकी संख्या को जब आप जोड़ देते हैं तो वो जो है अल्फा विविधता कहलाती है। ठीक है, एक बार स्टैंडर्ड भाषा में इसका जो रहेगा अल्फा विविधता वह क्या खोज करता है, अगर इसको देखा जाए तो यह कहता है निवास इकाई के भीतर, निवास इकाई के भीतर व्यक्ति के समृद्धि व समता,
का ज्ञान। ठीक है, तो अल्फा विविधता से हमें किस चीज की ज्ञान होती है? किसी भी निवास इकाई के भीतर एक व्यक्ति के समृद्धि और समता का। स्टैंडर्ड भाषा में ये लिखेगा आप लोग कि इससे कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वहीं किसी क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या में जो विविधता पाई जाती है उसकी गणना अल्फा विविधता कहलाती है। अल्फा विविधता का तात्पर्य क्या हुआ? प्रजातियों की संख्या की गणना करना। दूसरा बीटा विविधता। ठीक, अब ये प्रजातियां हैं, ये एक निवास स्थल की विविधता को बताता है। निवास के बीच विविधता है ना। बीटा विविधता में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? निवास के बीच विविधता। अब ये क्षेत्र में कोई निवास कर रहा है। अब हम जैसे कि जानते हैं कि अगर ग्लोब की बात करें, इस ग्लोब में ये वाला हिस्सा है ना, जिसको हम लोग इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है, ये अलग अलग अक्षांशीय दशाओं में अलग अलग दूरियों में जो निवास होती है, इस निवास स्थान में जो विविधता पाई जाती है, अगर यही निवास स्थान इक्वेटर के पास रहे तो उसमें क्या प्रभाव रहेगा, उनकी क्या दिनचर्या रहेगी, उनमें किस तरह के अनुक्रम होंगे। और जब वो नीचे चले आया, मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आ गया या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आ गया या आपके पोल्स में आ गए, तब क्या अंतर होगा? तो किसी निवास के बीच जो विविधता है, निवासों की विविधता नहीं, निवास के बीच विविधता जो अलग अलग पर्यावरणीय दशाओं या जलवायु में, अलग अलग पर्यावरणीय जलवायु में होता है, वो कहलाता है आपका बीटा विविधता। क्लियर है? गामा विविधता जो होती है, किसी एक बड़े पर्यावरणीय क्षेत्र में निवासों की विविधता होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, है ना। ये है निवास की विविधता। क्या है? निवास की विविधता। कैसे निवास की विविधता? अब ये देखिए, एक निवास को अलग अलग जगहों पे रखेंगे तो ये है, लेकिन अगर एक पर्यावरण की बात करें तो इसमें कई सारे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं और इन पारिस्थितिक तंत्रों के अंदर जो निवास है, अलग अलग कई प्रकार के निवासों में की विभिन्नता जो होती है वो गामा विविधता होती है। जैसे इस क्षेत्र में 10 निवास है तो 10 के बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो सर जितने निवास है उनकी संख्या को कैलकुलेट करेंगे तो गामा हो जाएगा। एक निवास क्षेत्र में कितनी प्रजातियां हैं उनका कैलकुलेट करें तो अल्फा होगा। और वही निवास क्षेत्र अगर अलग अलग अक्षांशीय विस्तार में या पर्यावरणीय दशाओं में रहे तो उसमें क्या प्रभाव होगा, उसमें जो विविधता आएगी उसे हम बीटा विविधता के रूप में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जैव विविधता की प्रोपेंसिटी या प्रवणता के बारे में। इसका मतलब ये होता है अलग अलग दशाओं में जैव विविधता में क्या परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रवणता जो है दो चीजों पर पूर्णतः डिपेंड करती है, एक है अक्षांश और दूसरा है आपका ऊंचाई, है ना। किसी भी जैव विविधता की प्रवणता जो है या कोई भी जैव विविधता मूलतः दो बातों पर प्रभावित होती है, अक्षांश और ऊंचाई। बात करते हैं अक्षांश की, तो ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, और ये है आपका 90 डिग्री नॉर्थ जिसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, ये है आपका 90 डिग्री साउथ जिसे हम साउथ पोल बोलते हैं। ठीक, तो जैव विविधता जो होती है वो सबसे अधिक होती है 0 डिग्री पे, इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे जैव विविधता सबसे अधिक होती है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे आप आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े लगभग 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पहुंचते हैं, जो क्षेत्र आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं या उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र कहलाते हैं, उस क्षेत्र में भी जैव विविधता अधिक होती है, अच्छी होती है ना। उसके बाद जब आप शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जाते हैं तो जैव विविधता कम हो जाती है और शीत कटिबंधीय जाते तक जैव विविधता निम्न हो जाती है। तो अगर अक्षांशीय विस्तार के आधार पर हम
जैव विविधता का अध्ययन करें तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि भूमध्य रेखा पर जैव विविधता सबसे अधिक होती है और अक्षांशों निम्न अक्षांश पर ये काफी अधिक होती है और निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी आती है। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी आती है। ठीक है, अक्षांश के साथ इसका समझ गए होंगे। सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर, उसके बाद उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उसके बाद ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कम हो जाता है और शीत कटिबंध तक पहुंचने तक ये न्यूनतम हो जाता है या एकदम कम हो जाता है। ठीक, इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर जैव विविधता में क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है या फर्क नहीं पड़ता, जो भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो निम्न से उच्च की ओर जब जाएंगे तो जैव विविधता में कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऊंचाई। आपको पता होगा कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। 165 मीटर ऊंचा हम चढ़ते हैं तो 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। इसके चलते जब आप ऊंचाई पे जाएंगे तो ऊपर में तापमान कमी हो जाता है और तापमान में कमी होने के कारण पर्यावरणीय दशाएं या जलवायु दशाएं जो होती है अनुकूलन के योग्य नहीं रहती है। तो ऊंचाई के साथ साथ जैसे ही ऊंचाई बढ़ते जाता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ आपकी वहां पे, ठीक है, निवास की अनुकूलता कम होती है और जैव विविधता भी कम हो जाती है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा था, पहाड़ों के ढलानों में, है ना, पहाड़ों पर ढलानों की तुलना में या आधार की तुलना में ऊंचाई पर जैव विविधता कैसी होती है। तो ऊंचाई पर कम होती है और आधार पर अधिक होती है। समझ आ गया? मतलब नॉर्मल हाइट में जैव विविधता अधिक होगी, लेकिन जैसे ही आप ऊंचा बढ़ते जाएंगे तो जैव विविधता कम हो जाएगी। जैसे आप डोंगरगढ़ या किसी अन्य ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो वहां सांस लेने में तकलीफ होता है। ठीक है, वैसे ही जीवधारियों को, पादपों को उस जगह में अनुकूलन की समस्या हो जाती है। तो इस तरह से अक्षांश और ऊंचाई के साथ जैव विविधता की प्रवणता के बारे में हमने जाना। अब जैव विविधता का विभाजन देखते हैं, जिसको हम आपके सिलेबस में टॉपिक है वैश्विक जैव विविधता, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी, है ना। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी या वैश्विक जैव विविधता क्या होती है? तो पूरी पृथ्वी पर जैव विविधता का विभाजन करना या पूरी पृथ्वी पर जैव विविधता का, जीवों की जाति, प्रजाति, पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता का अध्ययन करना वैश्विक जैव विविधता कहलाती है ना। और पूरी पृथ्वी को या संपूर्ण विश्व को इस आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। जैसे कि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अत्यधिक वाला, अधिक वाला, कम वाला और न्यून वाला। तो इसी तरह से बांटा गया है, अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र या सर्वाधिक, मैक्सिमम, है ना। दूसरा, अधिक जैव विविधता वाले जोन, अधिक वाले जोन। तीसरा जो है आपका जोन वो है कम जैव विविधता वाले जोन। और चौथा जो है आपका न्यूनतम या सबसे कम बायोडायवर्सिटी वाला जैव विविधता वाला जोन। ओके, ये देखिए सर्वाधिक, अधिक, कम और न्यूनतम। बात करते हैं सबसे पहले सर्वाधिक जैव विविधता वाले जोन की। ठीक है, तो वह जोन जहां सबसे अधिक जैव विविधता होती है, कहां कहां पे होती है? तो हम जानते हैं कि सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या मानसूनी वन जिसे बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र, ठीक है, जो आपके 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दोनों ओर होते हैं, यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता होती है। दूसरा, सर्वाधिक जैव विविधता आपके होती है कोरल रीफ में, है ना, कोरल रीफ। दूसरी कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति,
ठीक है, ट्रॉपिकल रेनफॉल फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल रेनी फॉरेस्ट। दूसरा प्रवाल भित्ति या कोरल रिफ्ट, है ना। और तीसरा जो है आपकी सर्वाधिक जैव विविधता आपको देखने को मिलती है ना, वो है आर्द्र भूमियों में। आर्द्र भूमि क्या है ये अगले वीडियो में देखेंगे, है ना, वेटलैंड्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी वेटलैंड्स। और चौथा उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। इस पर क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, फिर प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र में, फिर आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र में, फिर उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र में। ठीक है, समझ आ गया होगा ये चार बातें आपको। दूसरा अधिक वाले जोन, है ना। तो अधिक वाले जैव विविधता वाले जोन में ऐसे क्षेत्र आते हैं जिसमें घास के मैदान हो गए आपके। पहला घास का मैदान, दूसरा आप इसमें देखेंगे पश्चिमी यूरोप का हिस्सा, घास का मैदान, ये वाले क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। छोटे छोटे जहां पे घास के मैदान होते हैं, जैसे सवाना घास का मैदान हो गया, पंपास घास का मैदान हो गया, है ना, सवाना मैदान, पंपास मैदान नदी। पश्चिमी यूरोप जैसे जर्मनी, फ्रांस, ये सभी देश इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक, कम जैव विविधता वाला जोन, ऐसा जोन जिसमें सबसे अधिक, विश्व का सर्वाधिक हिस्सा कम जैव विविधता वाले जोन में शामिल है। ठीक है, ये होते हैं उपध्रुवीय प्रदेश में। ध्रुवों से थोड़ा दूर होते हैं, ध्रुव के नजदीक नहीं है, ध्रुव के नजदीक है लेकिन ध्रुव में नहीं है। उपध्रुवीय देश या उपध्रुवीय क्षेत्र में ये सबसे अधिक होता है ना। उपध्रुवीय क्षेत्रों में ये होता है। और चौथा उपध्रुवीय क्षेत्र और दूसरा मरुस्थलीय क्षेत्र, है ना। उपध्रुवीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम जैव विविधता होती है और चौथा या न्यूनतम जैव विविधता वो होती है शीत कटिबंध में, मतलब जो ध्रुव है, पोल्स है, वहां पे जैव विविधता सबसे कम हो जाती है। तो यहाँ पे एकदम न्यूनतम हो गया, ये वाला हिस्सा आपका कम हो गया, ये वाला हो गया अधिक और ये हो गया अत्यधिक। ठीक है, दोनों गोलार्ध में इस तरह से जैव विविधता का विभाजन किया गया है। ठीक, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पे स्थित ब्राजील में माना जाता है ना। ब्राजील जो देश है वहां सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है ना, ऐसा माना गया है। ठीक, कोरल रीफ या आप बात करेंगे आर्द्र भूमि प्रवाल भित्ति की, तो ऑस्ट्रेलिया प्रवाल भित्तियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। भारत में भी लक्षद्वीप में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। अब हम बात करेंगे भारत में जैव विविधता की। भारत में जैव विविधता, तो भारत में भी जैव विविधता को उसी तरह से चार भागों में बांटा गया है जिस आधार पर विश्व में बांटा गया है ना। विश्व में जिस तरह से चार भागों में बांटा गया है उसी तरह से भारत को भी चार भागों में बांटा जाता है ना। और ये भारत बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट या तप्त स्थल वाले क्षेत्र में आने के कारण भारत को मेगा डायवर्सिटी वाला देश या मेगा डाइवर्स कंट्री भी कहते हैं, मेगा डाइवर्स नेशन भी कहते हैं, है ना, मेगा डाइवर्स नेशन। तो कहीं भी कूट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत एक मेगा डाइवर्स देश है तो सही कथन है ये, है ना। अब देखो इसको भी, भारत को जो है चार भागों में हम लोग बांटते हैं जैव विविधता के माध्यम में। तो सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र तो ये पूर्वी हिमालय और पश्चिम घाट, ये दोनों ही सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सबसे ज्यादा प्राप्त करते हैं। यहाँ बारिश भी ज्यादा होती है, ठीक है, तापमान भी अनुकूलित रहता है जिससे जीवों को आसानी से अनुकूलन हो जाता है। ठीक है, पहला अत्यधिक हो गया, दूसरा जो हो गया अधिक जोन, है ना। तो ऐसा क्षेत्र दूसरा ये वर्षा वन के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे आपका लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये दोनों में ही प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। तो ये भी हमारे पहले ही जोन में आएगा, सबसे अत्यधिक वाला में प्रवाल भित्ति वाला जोन। ठीक है,
जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, यह अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र में आता है। या दूसरा जो जोन जो हम लोग वैश्विक आधार पर किए थे अधिक, उसमें प्रायद्वीपीय भारत आता है। इस तरह से जो मैदानी वाला भाग है, ये मैदानी भाग तीसरे में आता है, ये मैदानी भाग तीसरे में, जिसमें कम होता है। सबसे अधिक भाग है तो मैदानी भाग भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है ना इसमें, तो ये कम हो गया, कम वाला। और न्यूनतम, न्यून वाले में देखिए कम से भी कम, ये हो गया आपके तटीय और मरुस्थलीय क्षेत्र। तो भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे न्यूनतम जैव विविधता होती है। ठीक है, क्षेत्र के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा जैव विविधता पूर्वी हिमालय में, सबसे अधिक जैव विविधता वाला राष्ट्रीय उद्यान बोले तो पश्चिम घाट में है शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल इज अ मेगा डाइवर्स नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से भारत में भी जैव विविधता का विभाजन किया गया है। अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम जैव विविधता के हॉट स्पॉट के बारे में पढ़ेंगे।